नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में नाइट्रोजन फैमिली के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके पीछे हमने वीडियो लेक्चर में नाइट्रोजन फैमिली के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में आज सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। कि जो वर्ग 15 के तत्व होते हैं वह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड के यौगिक बनाते हैं। जैसे ये वर्ग 15 का एलिमेंट जो भी होते हैं वह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके EH3 अर्थात ट्राई हाइड्राइड के यौगिक क्या कर देते हैं, बनाते हैं। ई का मतलब कौन कौन सा आ जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड कौन सा जाएगा लास्ट, बिस्मथ हो जाएगा। हम यह कह सकते हैं कि यह जो तत्व होते हैं नाइट्रोजन अब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर एक निम्नलिखित प्रकार के क्या हो जाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया, सबसे पहला कंपाउंड कौन सा बना देता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, यदि फास्फोरस जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बना देते हैं, PSP, जिसका नाम कौन सा रहता है, फास्फीन। अगला जो आर्सेनिक होते हैं वह किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर AsH3 बना लेते हैं, जिसका नाम कौन सा है, आर्सीन। इसके बाद जो एंटीमनी होते हैं H के साथ अभिक्रिया कर SbH3 बनाते हैं, जिसका नाम कौन सा होता है, स्टीबी, या एक नाम और होता है एंटीमाइन, स्टीबीन। अगला जो बिस्मथ होता है वह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर BiH3 बनाता है, जिसका नाम कौन सा होता है, बिस्मुथीन, THIN। तो जो वर्ग 15 के तत्व होते हैं, कौन सा वर्ग 15 के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, स्टीबीन एंड बिस्मुथीन के यौगिक क्या कर लेते हैं, बनाते हैं। अब हम ये जो सभी यौगिक है इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ, बंध की लंबाई, बंध की लंबाई या बंध लंबाई कि ये जो सभी हाइड्राइड होते हैं, हाइड्राइड, अमोनिया, फास्फीन, आर्सेनिक के हाइड्राइड, एंटीमनी के हाइड्राइड और लास्ट में बिस्मथ के, बिस्मथ। इनकी बंध की लंबाई क्या होती है, हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम जानते हैं कि इनकी बंध की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। बंध की लंबाई बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इनके दोनों जो नाभिक के नाइट्रोजन हाइड्रोजन के होंगे और लास्ट का इसे बिस्मथ और हाइड्रोजन के, इनकी दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे नाइट्रोजन का आकार कितना बड़ा मान लें और हाइड्रोजन का यह है, इसका फास्फोरस का इसके आकार से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, हाइड्रोजन तो सेम होगा, लेकिन देख रहे हैं बंध की लंबाई धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ेगी।
तो हम यह कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ होता है वह किस पर डिपेंड करता है? बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज का मान बढ़ेगा तो बंध लेंथ, बंध की लंबाई का भी मान क्या हो जाता है? बढ़ता है। तो अगर हम हाइड्राइड का यह ऑर्डर देखिए तो इसमें एक NH3 से बड़ा किसका होगा? PS3, उसके बाद ASH3, इससे बड़ा Sb और लास्ट में क्या रहेगा? BiH3। BiH3 बंध की लंबाई क्या जाएगी? सबसे बड़ी पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि बिस्मथ का आकार क्या हो जाता है? इन सबसे क्या हो जाता है? बड़ा होता है। उसके पहले SbH3 का होगा। ओके, अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं बॉन्ड एंगल। बंध कोण, कि जो वर्ग 15 के जो हाइड्राइड है NH3, PS3, ASH3, SbH3 और BiH3, अगर हम एक हाइड्राइडों में अप टू डाउन जाते हैं तो इनके जो बंध कोण होते हैं, बंध कोण या बॉन्ड एंगल का मान जो हो जाता है वह क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। डिक्रीज मतलब कमी होता है। जैसे अमोनिया का बॉन्ड एंगल एक्सपेरिमेंटली पता चला 107.5 डिग्री और फास्फेट का 93, आर्सेनिक 92, स्टीबिन 92 और बिस्मुथिन का कितना हो जाता है? 91 होता है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम एक वर्ग 15 के जो भी हाइड्राइड है ऊपर से नीचे गए, बॉन्ड एंगल का मान क्या हो गया? कम हो गया। फास्फेट से लेकर बिस्मुथिन तक बॉन्ड एंगल का मान क्या है? लगभग में समान ही है। लेकिन अमोनिया से जब हम फास्फेट गए तो बॉन्ड एंगल के डिफरेंट का मान आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्या पाया गया है? यहाँ पर एक डिफरेंट पाया गया है। थोड़ा ध्यान से अच्छा देखना, ये डिफरेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो अमोनिया है, अगर संरचना देखा जाए अमोनिया का तो एक यह H, यह भी H और यह H। जो फास्फेट है एक यह लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन H और यह H और यह H, इसका बॉन्ड लेंथ का मान भी इसकी अपेक्षा अधिक होगा। इसके जो एकांकी इलेक्ट्रॉन है अर्थात जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है एक यहाँ पर क्या जाएगा? ऑर्बिटल छोटा होने के कारण एक नजदीक उपस्थित होगा, यहाँ ऑर्बिटल बड़ा होने के कारण लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे? दूर दूर स्थित होंगे। लोन पेयर का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में क्या हो जाते हैं? भाग नहीं लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितना पाया जाता है? 5, फास्फोरस में 5, तो यह 3 हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? बचे होते हैं। अब बॉन्ड एंगल को हम डिफाइन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या हो जाता है? जो अमोनिया में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव का मान क्या पाया जाएगा? अधिक पाया जाएगा। किसकी अपेक्षा? फास्फोरस की अपेक्षा अधिक ही पाया जाएगा। अब होगा क्या? यह जो बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को यह क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्शन करता है, आकर्षित करेगा।
ठीक, यहां भी आकर्षण लगता है, लेकिन इसकी अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम लगेगा। अब थोड़ा ध्यान से, जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो यहां पर लोन पेयर पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है। दोनों का इलेक्ट्रॉन का आवेश सेम होने के कारण अब इसमें क्या पाया जाता है, रिपल्सन पाया जाता है। एक तो रिपल्सन, अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन नजदीक आते तो रिपल्सन क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक लगता है। उस परिस्थिति में जो बॉन्ड एंगल का मान होता है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक यहां पर क्या हो जाता है, एक तो सबसे पहले फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिव का मान क्या है, कम है। दूसरा कि जो लोन पेयर उपस्थित है जिस ऑर्बिटल में, उसका ऑर्बिटल भी कैसा है, बड़ा है। अब यह फास्फोरस सबसे पहले करेगा क्या, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन को कम ही आकर्षित करेगा। और यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी क्या है, दूर है, तो उसमें प्रतिकर्षण का मान क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। इससे जो बंध का मान होता है वह बंध का मान भी क्या हो जाता है, कम पाया जाता है। अब प्रतिकर्षण इसमें दो प्रकार से, एक तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर व बॉन्ड पेयर। यहां पर बॉन्ड पेयर के बीच भी प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, कम ही होगा, क्योंकि बंध की लंबाई क्या हो जाती है, अधिक पाई जाती है अमोनिया की अपेक्षा फास्फीन में। इसकी वजह से यह डिफरेंट का मान कितना बॉन्ड एंगल में आता है कि अमोनिया का कितना होगा, 107 और फास्फीन का कितना हो जाता है, 93 पाया जाता है। अब ध्यान से, दोनों में जो संकर पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है, sp3 संकर पाया जाता है। यहां पर भी क्या पाया जाता है, sp3 संकर पाया जाता है। कि अब sp3 संकर पाया जाता है, थोड़ा अमोनिया केस में देखना, तो sp3 संकर पाए जाने के कारण बॉन्ड एंगल का मान कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन इसका बॉन्ड एंगल का मान कितना आ जाता है, 107.5 डिग्री आ जाता है। तो इसका बॉन्ड एंगल का मान क्यों घटा, तो इसलिए वजह से घटा क्योंकि इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर क्या पाया जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वह लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को क्या कर देते हैं, रिपल्सन कर देते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके द्वारा एक बंध कोण का मान 109 अंश से घटकर कितना हो जाता था, वह 107 डिग्री या तो 107.5 डिग्री हो जाता है। तो यह तो हो गया बॉन्ड एंगल का, कि बॉन्ड एंगल हाइड्राइड में अप टू डाउन जाने पर एंगल का मान क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज हम किसके आधार पर दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव के। जो बॉन्ड एंगल होते हैं वह किस पर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मान क्या हो जाएगा, यदि घटेगा तो बॉन्ड एंगल का भी मान क्या हो जाता है, घटता है। सीधी सी बात। वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसी का एक नाम और है थर्मल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कर दीजिए, या तो हम थर्मल कैपेसिटी भी करते हैं। कि जो हाइड्राइड होते हैं, हाइड्राइड वर्ग 15 के, अमोनिया, फास्फीन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अगर इनकी बंध वियोजन
ऊर्जा का मान देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटली यह पता चला है कि अमोनिया का बंद ऊर्जा का मान फास्फीन से क्या हो जाता अधिक। तो इस प्रकार के क्या हो जाते हैं, ऑर्डर क्या हो जाते हैं, प्राप्त होते हैं। वियोजन का मतलब कौन सा हो जाता है, टूटना। देखो अच्छा ध्यान से, नाम से स्पष्ट है, बंध के टूटने के लिए जो ऊर्जा क्या हो जाती है, आवश्यक होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बंध वियोजन ऊर्जा। अब बंध को तोड़ने के लिए हम क्या देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। वही टेम्परेचर किसमें अधिक होगा, किसमें कम होगा, वही आपको देखना है। अब कि जो बंध वियोजन ऊर्जा हो जाता है, हम यह कह सकते हैं वह किस पर डिपेंड कर जाता है, बॉन्ड लेंथ पर। तो हम लिख सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 एटॉमिक साइज। कि जैसे जैसे क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज का मान बढ़ता है, बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, एक घट जाता है। जैसा कि आपको ऑर्डर में दिखाई दे रहा है कि अमोनिया का बंध वियोजन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होगा, क्योंकि उसकी साइज क्या हो जाती है, सबसे छोटी पाई जाती है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं इसमें जो बंध पाया जाता है वो क्या हो जाता है, सबसे छोटा, इसमें बंध उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार से। कि बंध वियोजन ऊर्जा हाइड्राइड में सबसे अधिक किसकी पाई जाती है, अमोनिया की पाई जाती है। उसके आधार पर डिसाइड कर सकते हैं कि बंध वियोजन ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू 1 एटॉमिक साइज। की साइज बढ़ेगी तो बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। इसको नोट कर लेना। अब हम अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे, चौथा, क्षारीय गुण। कि जो सभी हाइड्राइड है, बेसिक प्रॉपर्टीज, कैसे है, बेस है, क्षार है, अमोनिया, फास्फीन, आर्सेनिक के हाइड्राइड, एंटीमनी, और लास्ट में कौन सा जाता है, बिस्मथ के। क्या बताया गया, ये जो सभी हाइड्राइड होते हैं, सभी हाइड्राइड कैसे होते हैं, क्षार होते हैं। बेस कैसे डिफाइन करेंगे, तो लुईस संरचना, इसके पहले आप लोग ये देखा था कि जो नाइट्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन के साथ 3 बंध बनाने के बाद इस पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बचे होते हैं। तो सभी तत्वों के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, 5। हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, 3 बंध बना लेंगे तो सभी के पास क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बचे होते हैं। तो लुईस के अनुसार क्या कहा गया है कि जिस यौगिक के केंद्रीय परमाणु पर क्या उपस्थित होते हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यदि वह किसी दूसरे को डोनेट करते हैं तो वह कैसे हो जाते हैं, लुईस क्षार होते हैं। तो सभी कैसे हो जाते हैं, लुईस क्षार होते। इस प्रकार से सभी हाइड्राइड कैसे हो जाते हैं, लुईस क्षार होते हैं। अब हम ऑर्डर देखेंगे कि अमोनिया से कहां तक, बिस्मुथिन जाने पर जो क्षार की बेसिसिटी है वह घटती है कि बढ़ती है। तो यह पता चलता है कि अमोनिया से हम बिस्मुथिन तक जाते हैं, जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वह क्या पाया जाता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कमी होती है। अर्थात
अमोनिया सबसे प्रबल, उसके बाद देखिए कम कम कम, अर्थात बिस्मुथिन कैसा हो जाता है, वह दुर्बल हो जाता है। और जो अमोनिया हो जाता है वह कैसा हो जाता है, प्रबल क्षार होता है। प्रश्न ही पूछा जाता है कि अमोनिया क्या हो जाते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, और जो BiS3 होते हैं वह दुर्बल क्षार होते हैं। कारण दीजिए, थोड़ा ध्यान से देखना कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन का जो आकार होता है वह कैसा पाया जाता है, स्मॉल होता है। अब आकार छोटा होने के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ते कहां पर पाए जाएंगे, नजदीक ही पाए जाएंगे। वह आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, वह डोनेट कर सकता है, किसी दूसरे को दे सकता है। यहाँ पर जो विस्मित होते हैं उसका जो साइज पाया जाता है, साइज एक बड़ा पाए जाने के कारण, और इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, दूर दूर स्थित होंगे, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता है। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता है वो प्रबल होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता है वह कैसा हो जाता है, दुर्बल होता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझना, यदि कमरा छोटा है, उस देखिए कोई व्यक्ति आपसे कुछ सामान मांगने आया, अपने कमरे में रखा है, कमरा छोटा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस सामान को खोजकर उस व्यक्ति को जल्दी से दे सकते हैं। यदि अब कमरों की संख्या भी क्या है, जैसे अधिक है, कमरा भी क्या है, बड़ा है, आपसे वही व्यक्ति फिर वही सामान मांग रहा है, तो आपको उस सामान को देने में क्या लगेगा, आपका समय अधिक लगेगा। तो उसी से समझना कि जहां पर समय अधिक लगा देने पर, यहां भी इलेक्ट्रॉन को अधिक समय लगा देने पर, इसलिए वो कैसे हो जाते, वह दुर्बल। जहां समय कम लगा और जल्दी दे दिया, अर्थात आसानी से दे दिया, तो उसको हम कौन सा नाम दे देते हैं, प्रबल नाम दे देते हैं। तो बस यही लिखना, नाइट्रोजन की साइज स्मॉल होने के कारण इसने अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दिया, बिस्मथ का साइज बड़ा होने के कारण इसने अपना इलेक्ट्रॉन आसानी पूर्वक नहीं दिया। इसकी वजह से यह प्रबल क्षार हो जाता है, और यह कौन सा जाता है, एक दुर्बल क्षार हो जाता है। एक चीज और देखना, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या कर रहा है, यहां से अमोनिया से बिस्मुथ तक जाने पर, या तो बिस्मुथिन तक जाने पर क्या हो जा रहा है, डिक्रीज होता है। तो इसी का उल्टा चले हम, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, वह इंक्रीज करेगा। एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, अर्थात अम्लीयता का मान क्या हो जाएगा, अमोनिया से लेकर एक बिस्मुथिन जाने तक पर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यह पहले प्रश्न यह होता है कि यह एसिडिक नेचर की क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इन सभी में क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन उपस्थित है, तो यह आसानी से क्या हो जाएगा, देखिए H+ आयन का क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। अब जहां से H+ आयन निकला तो यौगिक कैसा हो जाता है, वह अम्लीय हो जाता है। तो एक H+ आयन के कारण यह क्या हो जाएगा, एसिडिटी का ऑर्डर या एसिडिटी भी प्रदर्शित करेगा बेस के साथ साथ। पर एसिडिटी का ऑर्डर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, अर्थात अमोनिया का जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा वह कैसा पाया जाएगा, वह दुर्बल, यह क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्लीय है, और यह कैसा हो जाएगा, प्रबल अम्लीय है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, थोड़ा ध्यान से, यह दुर्बल है और यह कैसा है, प्रबल अम्लीय है, जो आसानी से H+ आयन को क्या कर ले, डोनेट कर दे। आसानी से कौन कर सकता है, जिसकी साइज क्या हो जाती है, बड़ी है। तो
तो बिस्मथ की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। अट्रैक्शन ऑफ द फोर्स हाइड्रोजन पर क्या लगेगा, कम, तो वह आसानी से क्या कर सकता है, H+ आयन को डोनेट करेगा, इसलिए कैसा हो जाएगा, यह प्रबल अम्लीय, और यह आसानी से नहीं करेगा, यह दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। नोट कर लेना। अब अगला हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, 5वां पॉइंट, अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग कैपेसिटी। कि जो दूसरे यौगिक जो भी है उसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस का मतलब ये हो जाता है कि उसमें जो भी तत्व उपस्थित है उसको हटाकर हाइड्रोजन क्या हो जाए, जुड़ जाए। सबसे पहले रिडक्शन देखिए कि रिडक्शन क्या होता है। क्लास 11वीं में आप पढ़ चुके हैं रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। एक और भी कर सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। एक बार फिर से, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन तो भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। तो जितने भी हाइड्राइड होते हैं, अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, बार बार रिपीट करना, नाम आसानी से याद हो जाएंगे। स्टीपीन, बिस्मुथीन। इसमें सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि सबसे प्रबल अपचायक कौन सा हो जाता है और दुर्बल अपचायक कौन सा होता है। तो जो आसानी से हाइड्रोजन का क्या कर दे, त्याग कर दे, वह सबसे प्रबल अपचायक होता है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो बिस्मथ होते हैं वह सबसे क्या माने जाते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। और जो अमोनिया होता है वह कैसा होता है, दुर्बल अपचायक होता है। क्योंकि इसके पहले भी एसिडिटी के ऑर्डर में हमने देखा था कि जो बिस्मथ के यौगिक वाले यह है BiS3, यह आसानी से क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन का त्याग कर देते। यही हाइड्रोजन दूसरे तत्वों के साथ आसानी से क्या हो जाएगा, वह रिएक्शन कर जाएगा, जाकर जुड़ जाएगा, तो उसको क्या कर देगा, वह रिड्यूस कर। अब इसमें सबसे प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा माना जाता है, BiS3 माना जाता है, क्योंकि वह सबसे आसानी से क्या कर सकता है, हाइड्रोजन का त्याग कर सकता है। एक बार फिर से, अमोनिया सबसे दुर्बल अपचायक है। क्यों? क्योंकि यह आसानी से हाइड्रोजन का त्याग नहीं कर सकता। बिस्मुथीन सबसे प्रबल अपचायक है। क्यों? क्योंकि बिस्मथ आसानी से हाइड्रोजन का क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कैसा लगता है, दोनों के बीच कम लगता है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स कैसा लगता है, अधिक लगता है। इसकी वजह से हाइड्रोजन आसानी से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए दुर्बल अपचायक व प्रबल अपचायक। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, क्वथनांक। आप पीछे पढ़ भी चुके। क्वथनांक किसमें, लिक्विड से किसमें परिवर्तित होंगे, गैस के। अगला पॉइंट, क्वथनांक इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट।
अगर हाइड्राइड के केस में क्वथनांक देखें, अमोनिया, फास्फीन, आर्सेनिक के, एंटीमनी के और बिस्मथ के, इन सभी में अमोनिया और फास्फीन में अगर देखा जाता है तो अमोनिया का क्वथनांक का मान क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। आप जानते हैं कि जो क्वथनांक होते हैं बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिक वेट पर डिपेंड करता है। कि एटॉमिक वेट जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्वथनांक का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ता है। तो फास्फीन का क्वथनांक का मान अधिक होना चाहिए, अमोनिया का कम होना चाहिए, लेकिन अमोनिया का क्वथनांक का मान फास्फीन से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। आप इसको कैसे भाई बताएंगे? रीजन देखना ध्यान से। अमोनिया में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध किसमें पाया जाता है? खून में पाया जाता है। कि जब कोई भी, ठीक है, जब मतलब या जब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन से क्या हो जाते हैं? जुड़े होते हैं, तो उनके मध्य क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। तो देख रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण इसका क्वथनांक फास्फीन से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। आर्सेनिक से भी क्या हो जाता है? अधिक होता है। तो जो हमको ऑर्डर प्राप्त होता है वह ऑर्डर कैसा होता है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो एक कौन सा ऑर्डर? ये कि सबसे पहले फास्फीन क्वथनांक का, उसके बाद कौन सा लगता है? आर्सेनिक, उसके बाद अमोनिया, SbS3, उसके बाद BiS3। एक यहां पर तो कौन सा ऑर्डर इस दोनों से अधिक होने? हाइड्रोजन फैक्टर क्या हो जाता है? अधिक प्रभावी होता है। और यहां पर देखा जाए तो इसमें कौन सा है? हाइड्रोजन बंध है। और इसमें कौन सा? एटॉमिक वेट फैक्टर। इन दोनों में फैक्टर में एटॉमिक वेट फैक्टर क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। इसके कारण स्टीबीन का क्वथनांक का मान अमोनिया से क्या हो जाता है? अधिक होता है। अगला पॉइंट, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। जब कोई ठोस से किसमें परिवर्तित हो जाए? लिक्विड में, गलना ही गलनांक। इसमें अगर देखा जाता है कि जो ऑर्डर प्राप्त होता है, कौन कौन ऑर्डर? हाइड्राइड का, अमोनिया, अमोनिया को तो देखिए होगा ऑर्डर PS3, ASS3, SbS3, NS3 और BiS3। एक्सपेरिमेंटली यह ऑर्डर क्या किया गया है? ठीक, देखा गया है कि अमोनिया का जो गलनांक का मान होता है वह किससे अधिक हो जाता है? स्टीबीन से भी क्या हो जाता है? अधिक होता है। आपको बताया गया था कि जो गलनांक होते हैं वह किस पर डिपेंड कर जाते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी पर, संकुलन क्षमता पर। तो यहाँ पर जो अमोनिया की पैकिंग एफिशिएंसी अर्थात जो लैटिस एनर्जी का मान होता है वह क्या पाया जाता है? स्टीबीन से क्या हो जाता है? देखिए अधिक होता है। अधिक होने के कारण, बात है इसमें, अधिक होने के कारण अमोनिया का गलनांक का मान किससे अधिक हो जाता है? स्टीबीन से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। अब वर्ग 15 के जो भी एलिमेंट होते हैं वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके दो प्रकार के क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं। पहला ऑक्साइड बनता है E2O3, दूसरा ऑक्साइड बनता है E2O5। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है? +3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना पाया जाता है? +5।
यहां से बस एक छोटा सा प्रश्न पूछता है अम्लीयता का, एसिडिटी। ओके, कि जो भी ऑक्साइड बनते हैं उसमें कौन अधिक अम्लीय है और कौन कम अम्लीय है। जैसे एग्जांपल ले लें हम, सबसे पहला एलिमेंट का है, एक ऑक्साइड नाइट्रोजन बनाएगा N2O3, दूसरा ऑक्साइड यहां पर N2O। अब आपसे अगर पूछा जाए कि N2O3 और दूसरा N2O5, इन दोनों में प्रबल अम्लीय कौन है, तो यह कैसा हो जाता है, यह मोर एसिडिक हो जाता है, और यह कैसा होता है, लेस एसिडिक होता है। यह कैसे बताओगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर पर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर का मान क्या हो जाएगा, अधिक, इसका +5 है, इसका +3 है, तो जिसका अधिक होगा ऑक्सीडेशन नंबर वह कैसा हो जाएगा, मोर एसिडिक होगा। तो हम यह लिख सकते हैं कि जो एसिडिक नेचर होता है वह किस पर डिपेंड कर जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करता है, ऑक्सीकरण संख्या पर डिपेंड करता है। तो यह हो गया रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ। अब हम अगला पढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अब वर्ग 15 के जो भी तत्व होते हैं वह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके दो प्रकार के क्या बनाते हैं, हाइलाइट्स बनाते हैं। पहला हाइलाइट से बनाते हैं EX3, दूसरा हाइलाइट से बनाते हैं EX5। अगर हम एग्जांपल लिखें, जैसे PCl5 भी बनता है और PCl3 भी पाया जाता है। नाइट्रोजन लेंगे तो यहाँ पर NCl3 पाए जाते हैं, लेकिन NCl5 क्या हो जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा NH2 2s2 2p3। यहां पर p कक्षक में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यह तो आसानी से NCl3 बना देगा। यदि अब इसके पहले देखो 2s2 में अगर ये नाइट्रोजन उत्तेजित अवस्था में हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बंध बना सकता है, 4। जहां भी 4 बंध नाइट्रोजन बनाता है, आप एग्जांपल जानते ही हैं, वहां पर कौन सा चिन्ह आ जाता है, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। इस प्रकार से हम यहां इस प्रकार से यह कर सकते हैं कि नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बंध बना सकता है, 4 बंध बना सकता है। पहला प्रश्न इसी जगह से पूछा जाता है कि नाइट्रोजन NCl3 के अधिक बनाते हैं लेकिन NCl5 के अधिक नहीं बनाते हैं। सीधी सी बात, डी कक्षक क्या हो जाते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं और नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बंध क्या हो जाता है, बना देता है। दूसरा प्रश्न इस पर पूछा जाता है कि जो PCl3 और जो PCl5 है इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर सहसंयोजी लक्षण किसमें अधिक पाया जाता है, तो PCl5 में सहसंयोजी लक्षण क्या हो जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, PCl5 का 5, PCl3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, 3 होता है। तो क्लास 11वीं में चौथा चैप्टर में पढ़े थे रासायनिक बंध में कि फजान एक वैज्ञानिक थे,
फजान रूल के अनुसार जिस यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर का मान क्या पाया जाएगा, अधिक होगा, वह अधिक क्या हो जाएगा, पोलर होगा। जो जितना अधिक पोलर होगा उतना ही कोवैलेंट अर्थात सहसंयोजी लक्षण को क्या हो जाता है, अधिक प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया। कि वर्ग 15 के जो भी तत्व होते हैं, वर्ग 15 के जो भी क्या हो जाते हैं तत्व होते हैं, वह मेटल के साथ अभिक्रिया कर ठीक है, मेटल के साथ अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न प्रकार के क्या हो जाते हैं, यौगिक बनाते हैं। एक भिन्न भिन्न प्रकार के मेटल, और जो भी मेटल बनते हैं वह कैसे बनते हैं, द्वितीय अंगीय क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन किसके साथ, सोडियम के साथ अभिक्रिया किया तो यह क्या बना देता है, सोडियम नाइट्राइड, NaN, इस प्रकार Na3N हो जाएगा। यदि हम फास्फोरस ले लिया, किसके साथ अभिक्रिया करवा दिया, मैग्नीशियम के साथ, तो यह मैग्नीशियम फास्फाइड बना देंगे। मैग्नीशियम पर बैलेंस 2, फास्फोरस पर 1, इस प्रकार से मतलब बनेंगे। अगर हमने किसकी अभिक्रिया, आर्सेनिक की अभिक्रिया किसके साथ करा दिया, सोडियम के साथ, तो यह कौन सा बना देंगे, सोडियम आर्सेनाइड, तो NaAs, तो हो जाएगा Na3As। इस प्रकार से सभी यौगिक वर्ग 15 के द्विअंगी यौगिक का क्या हो जाते हैं, निर्माण करते हैं। ओके, थैंक यू।